ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ है जो पुलिस छुपाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बार बार चीजें घूमकर उस बैग पर, उस रकम पर आ जाती है। और मधुर मोहन, हमारे संवाददाता, पीड़ित के घर के बाहर इस वक्त खड़े हुए हैं। वहां से लाइव इस वक्त हमारे साथ मधुर मोहन जुड़े हैं। मधुर, इस वक्त आप पीड़ित के घर के बाहर हैं। मैं मानता हूं कि परिवार पे गमों का पहाड़ टूटा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी हम देख रहे हैं कि पुलिस अभी भी लापरवाह है और उसकी लापरवाही कम नहीं हो रही है। लेकिन इन सब के बीच क्या माहौल है इस वक्त घर पे, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। तो पुलिस की सबसे बड़ी लापरवाही सामने देखने मिली, क्योंकि पुलिस यदि पहले ही तेज जाती तो आज संजीत अपने घर वालों के बीच में होता। लेकिन इंस्पेक्टर संजीत है, उसकी लापरवाही पीछे आज जो संचित युवक है वो अपने परिवार के बीच में नहीं रहा है। और घर की बात करें तो घर का रो रो के बुरा हाल है। और जो माँ है उसकी तबीयत बहुत बिगड़ी है, डॉक्टर भी आए हुए हैं, उनका घर के अंदर इलाज चल रहा है। और आप देख सकते हैं क्षेत्र का पूरा क्षेत्र एकदम सुन हो गया। घर के बाहर क्षेत्रीय महिलाएं बैठी हैं और जो परिवार के लोग हैं वो घर के अंदर है, कोई बाहर नहीं निकल रहा है। आप जैसे पूरा मोहल्ला जो सन्नाटे है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था। ये जो लड़का था युवक संचित, बहुत मिलनसार लड़का था, क्षेत्र का लोगों को जैसे कहने बताना था कि ये लड़का बहुत अच्छा था, सबसे घुल मिल कर रहता, सबसे प्यार से बात करता था। कहीं ना कहीं सबको इस चीज का गर्व है। उसमें की लापरवाही की बात है तो क्षेत्र के लोगों पर आक्रोश भी, क्योंकि पुलिस का जो रवैया था वो बहुत खराब था। और अभी भी यदि बात करी जाए जैसे कि पुलिस के इसमें एक बात चल रही कि बैग कहाँ है, 30 लाख रुपए कहाँ है, उसकी लोगों का रुख क्या है? आपकी जो वहां के जो लोग हैं उनसे भी बात हुई कि जो पास पड़ोस के हैं, और वो किस तरह से देख रहे हैं पुलिस की कार्यप्रणाली को, जिस तरह से पूरा घटनाक्रम पे लगातार अब भी बने हुए हैं, वो पुलिस की कार्यप्रणाली को, काम करने के तरीके को किस तरह से देख रहे हैं? किस तरह का गुस्सा उनमें है? लोगों की जो क्षेत्रीय लोगों से बात हुई है, क्षेत्रीय लोगों का कहना यह है कि पुलिस की तरफ इससे हम लोग नाराज हैं। हमारे साथ क्षेत्रीय एक लोग हैं, उनसे बात करना चाहेंगे, वो आपको बताएंगे पूरा की मोहल्ला क्या, क्षेत्र के लोग क्या कह रहे हैं। ये पुलिस की कार्यप्रणाली से आप लोग कितना खुश है और कैसे क्या आप लगता है कि उन्होंने अच्छा काम किया है कि बहुत गंदा काम किया? आज संचित आप लोग के बीच में रहा है, आप लोग क्षेत्रीय लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे? पुलिस कार्रवाई में बिल्कुल असंतुष्ट है, बिल्कुल खुश नहीं है। अगर पुलिस चाहती शुरुआती दौर पे तो जैसे आज गुंडा का बच्चा बरामद कर लिया, चुप होकर जैसे ऐसे ही बच्चा हमारा बरामद हो जाता। यहाँ पूरे मोहल्ले हमारे यहाँ आक्रोश है। और पुलिस अब भी जो दिखा रहे, बरामदगी दिखा रहे, इससे हम सुन रहे हैं। अभी हमको नहीं लगता कि पुलिस उस तक पहुंची है। पुलिस ना हमारा जो पैसा दिया गया, ना पैसा बरामद है, ना बच्चे की बाइक बरामद, ना ही बच्चे की हमें अभी तक डेड बॉडी मिली हुई है। इसमें एसएसपी की बात करें, कानपुर एसएसपी कानपुर ने एक आप ये पूरा हैंड ओवर अपने हाथ कर लिया था। इससे पहले इसमें एसपी 100 जुड़े थे और बदला इंस्पेक्टर थे, तो नाराजगी किससे आपकी सबसे ज्यादा? उनकी लैंग्वेज भाषा जो पीड़ित परिवार के साथ जिस तरह से उन्होंने दुर्व्यवहार किया, जैसे उनकी भाषा पहले से लैंग्वेज थी, वो एसपी से लेके बड़ा इंस्पेक्टर हो गए सर, और ये आपके चौकी इंचार्ज हो गए, इनकी भाषा शैली अच्छी नहीं है, क्योंकि पीड़ित परिवार से अभद्र भाषा का प्रयोग करते थे। कभी इस मामले गंभीरता से नहीं लिया। जब से ये मामला संज्ञान में उनकी सच के बाद बता रहे एसपी महोदय दिनेश कुमार जी, उनके मामला संज्ञान में आया, तब से ये नया एक्टिव मतलब के केस हुआ और इसका केस का पर्दाफाश हुआ। जैसा कि आपने सुना कि इनका कहना है कि हम लोग का एसपी से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो दिक्कत थी वो एसपी 100 से बड़ा इंस्पेक्टर, तो इनकी जो भाषा शैली थी बहुत बेकार थी। आज उसी भाषा शैली चक्कर में संचित के बीच में ले रहा। और मोहित, इस बीच मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, जिस बैग को लेकर, जिस रकम को लेकर लगातार सवाल के न्यूज उठा रहा है, लगातार आप भी सवाल उठा रहे हैं, क्या अब तक उस बैग के बारे में पता लग पाया है? वो बैग कहाँ है, वो रकम कहाँ है जो दी गई? क्योंकि ये छोटी मोटी रकम नहीं थी, 30 लाख रुपए की रकम थी, जिसको घर बेच के, गहने बेच के जुटाया गया था। इसके सामने एक भी और आ रही है कि 5 लोग गिरफ्तार किए जाते हैं और 4 गाड़ियां बरामद होती है, जिसमें एक 4 व्हीलर होती है और 3 टू व्हीलर होती है। मतलब इनकी हर चीज बरामद कर ली गई, लेकिन वो बैग जिसमें 30 लाख रुपए दिए और संचित की बहन ने खुद अपने हाथों से रखे 30 लाख रुपए, मतलब वो बैग अभी तक बरामद नहीं हुआ। एसटीएफ की क्राइम ब्रांच सब टीमें लगी थी, मतलब उसका एक क्लू जो था हत्या के समय वो बरामद किया गया, लेकिन वो बैग अभी तक नहीं बरामद हुआ। और जब किसी अधिकारी से बात करने की आप कोशिश करें तो वो टाल मटोल करके आप उनसे पूछिए, आप उस अधिकारी पूछिए, आप मतलब हर आदमी एक दूसरे पर थोप रहा है, लेकिन बता पूरी का बैग का। जी मोहित, क्या वो बैग थाने, माफ कीजिएगा मधुर, क्या वो बैग थाने में ही है और पुलिस उसे सामने नहीं लाना चाहती क्योंकि पुलिस की हकीकत सामने आ जाएगी? यही बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से वो बैग को छुपाया जा रहा है और टाला मटोली की जा रही है कि आप उस अधिकारी से बात कर लीजिए, आप एसएसपी साहब से बात कर लें, आप किसी से बात कर लें।
जी, बिल्कुल यदि बात करी जाए तो कहीं ना कहीं बैग भी बरामद हो गए, क्योंकि जब 4 गाड़ियां बरामद हो सकती हैं तो बैग क्यों नहीं बरामद हो सकता? वो भी क्राइम ब्रांच स्टेप लगी थी, बरामद हर चीज हो गई, लेकिन बैग को सामने इसलिए लाया क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं जब ये बैग सामने आएगा तो एक पुलिस का जो अनदेखा रूप है वो सब जन तक सामने आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं बैग इसलिए लाया नहीं जा रहा सामने। जी लेकिन इस बीच मोहित, थोड़ी देर पहले माफ कीजिए मधुर, थोड़ी देर पहले आपने बात करी थी, जो इलाकाई लोग हैं उनसे बात करी थी। मैं जानना चाहूंगा, आप भी फील्ड पे रहते हैं, जमीनी स्तर पर रिपोर्टिंग करते हैं, लोगों से और भी आपके बात हुई कि बर्रा थाना क्षेत्र जिसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्रवाई भी की है, अधिकारियों को सस्पेंड भी किया है, इस बीच जो वहां के लोग हैं वो इस थाने को लेकर, चाहे दरोगा हो या फिर अधिकारी हो या फिर पुलिसकर्मी, उनको लेकर क्या कहते हैं? वहां का थाना किस तरह से काम करता है, लोगों के साथ किस तरह से पेश आता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। कहीं ना कहीं यदि बात करें तत्कालीन इंस्पेक्टर की रंजीत राय की, तो ये पहले से सवालों में घेरे आए हुए चकेरी फजलगंज जिस थाने में फिर आए हैं वहाँ पे ये सवालों में घेरे आए। हमारे साथ क्षेत्र के एक लोग और हैं जो कि बर्रा थाने पीढ़ी से जाया करते थे, हम उनसे बात करना चाहेंगे कि वो बताएंगे कि रवैया क्या था इंस्पेक्टर का। आप क्षेत्रीय हैं, इनके साथ थाने जाया करते थे, तो इंस्पेक्टर की बात करें रंजीत राय तत्कालीन इंस्पेक्टर की, वो किस प्रकार से रवैया रहता था, आप उससे कैसे वो बात करते थे? आप भी साथ में भी जाते थे? जब भी वो बात करने के लिए आए हैं, हम लोगों ने यदि कहा तो वो सीधे थे, उसको कड़क जवान, कैसे यहाँ क्या करने आए हैं आप? तो हम लोगों ने कहा कि जिस दिन 13 तारीख को हम लोगों ने कप्तान साहब को बुलवाया था, तो उन्होंने कहा कि चमन जी आ जाए, तो लेकिन हम लोग सब लोग मोहल्ले के लोग सब पहुंच गए थे, लेकिन उन्होंने जो है तुरंत ही कहा यहाँ कैसे खड़े हैं आप लोग? हमने कहा सर आपके अभी अधिकारी आएंगे तब आप बताइएगा, उससे पहले हमको कुछ बात नहीं करनी है, आप जाइए। तो वो टेढ़े मेढ़ी बातचीत, हर समय उल्टी सीधी बोलना, मतलब जो पीड़ित है उसी के ऊपर प्रेशर बना के उसको दबाव में रखना, ये तो कोई न्याय नहीं है। यदि हम लोग बात करें यदि वैसे नॉर्मल चीज की कि ये संचित हत्याकांड को हटा के यदि नॉर्मल वे में बात करें क्षेत्र की जनता के लिए, तो भी यहाँ राउंड करते थे, वो काफी समय से यहाँ पे थे, उनका रवैया क्षेत्र के प्रति कैसा था? मेन उनका रवैया हर समय यही रहा है कि किसी भी तरह पब्लिक को दबाए रखो, बस अपनी बात को कहने के। अच्छा पुलिस से डरती क्यों है पब्लिक? किसी इन्हीं बातों से, अपने सीनियर अफसर की जो भाषा होती है वो नीचे इनको सीखनी नहीं होती है। जो सीनियर बोलते हैं उनके अंदर में, और इनके अंदर में ये होता है मैं गुमान में हूँ। अफसर इतना बड़ा है, कप्तान साहब इतने हैं, पूरे शहर के बॉस हैं, लेकिन उनके अंदर भाषा शैली और इनके अंदर भाषा शैली का अंतर इसलिए है क्योंकि ये उस शिक्षित परिवार से नहीं है जहाँ इनकी शिक्षा होनी चाहिए। पढ़ाई तो ठीक है मधुर, मैं आपके पास आऊंगा। इस वक्त हमारे इनपुट हेड सुनील गुप्ता पांडु नदी पे इस वक्त खड़े हुए हैं। थोड़ी देर पहले हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए थे, जहां पर उन्होंने जिक्र भी किया था कि मैं उस वक्त उसी लोकेशन पे खड़ा हुआ हूं और उसके बारे में तफसील से बताया था। इस वक्त वो लाइव हैं। सुनील, मेरी आवाज को अगर आप सुन पा रहे हो, मैं चाहूंगा कि पांडु नदी का भी दृश्य दिखाइए और वहां पर किस तरह से कहां पे तलाशी हुई और क्या जांच में अब तक सामने आया है, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। देखिए, जो अपहर्ता थे उनका ये कहना था कि ये वो पांडु नदी है जहां पर लोहे पुल के उन्होंने संजीव की डेड बॉडी को जहां पर उन्होंने मतलब उसकी हत्या कर दी और उसके बाद कार में डाल करके उसको लाए। और वो पुल है जो हम आपको हमारे कैमरामैन से कहेंगे, इस पुल को देखिए आप, ये वो नदी है पांडु नदी जिसको कह रहे हैं कि इस नदी में उसको ला करके इस पुल के ऊपर से, ये जो जिसको कहा जा रहा है कि लोहे का पुल है, इस पुल के ऊपर से उसको ला करके उसके नीचे फेंक दिया गया। आप देख सकते हैं कि इस पुल से नीचे अगर उसको फेंका गया था, अगर उसको, जैसा कि इनका दावा है अधिकारियों का कि उस बोरी में भर करके उसको नीचे फेंका गया, और क्योंकि आप देख सकते हैं इसकी गहराई, यहाँ पर पानी की गहराई है वो इतनी ज्यादा नहीं लग रही है कि यहाँ पर फेंकने के बाद वो बोरी कम से कम 10 फीट भी अंदर पानी की गई होगी। जब अगर पानी ही 2 से 3 फीट है इसका, 2 से 3 फीट के अंदर पानी में अगर बोरी फेंकी गई तो वो बोरी आखिर अंदर कैसे घुसी रह गई? जबकि जो तमाम जो डॉक्टर हैं, जो तमाम सारे पोस्टमार्टम हाउस से जुड़े हुए डॉक्टर हैं, की गई, तो उन्होंने तकनीकी बात सामने बताई कि अगर किसी बोरी में किसी डेड बॉडी को या कोई भी चीज हो, किसी भी जीव की हो, चाहे वो आदमी हो या कोई जानवर हो, उसकी डेड बॉडी को अगर लेकर के डाला जाएगा तो पानी के अंदर बहुत ज्यादा 3 दिन। सुनील तो क्या समझा जाए? कल पूरे दिन तक 3 टीमें पांडु नदी की को खंगालती रही,
गोताखोर जो है तलाश करते रहे, डेड बॉडी सामने नहीं आई। आप जैसा कि बात कर रहे हैं, डॉक्टर्स के बारे में बता रहे हैं कि अगर कोई बोरी से लाश को फेंक दिया जाए तो वो कुछ आध दिन में वो जो है सतह पर आ जाती है, ऊपर आ जाती है। तो क्या समझा जाए कि हमको गुमराह किया जा रहा है और ये गुमराह पुलिस ही कर रही है और डेड बॉडी पांडू नदी में ना हो के कहीं और भी हो सकती है? जो अभी तक जो हालात सामने आ रहे हैं उन सब में एक चीज स्पष्ट हो रही है कि पुलिस परिवार वालों को भी, संजीत के परिवार वालों को भी गुमराह कर रही है, पुलिस मीडिया को भी गुमराह कर रही है। जाहिर सी बात है जो अधिकारी ऊपर बैठे हुए हैं वो कहीं ना कहीं नीचे के पुलिस कर्मियों से मिले हुए हैं। नीचे के जो तमाम सारे जो सिपाही से लेकर के थानेदार हैं उन सबको बचाया जा रहा है। इसमें तमाम सारे ऐसे अधिकारी हैं तो आईपीएस के खास से जिस मामले में जाहिर सी बात है जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने आईपीएस अपर्णा यादव को इस मामले में सस्पेंड किया, सीओ मनोज गुप्ता, आईपीएस अपर्णा गुप्ता को उन्होंने सस्पेंड किया, उसके बाद सीओ मनोज गुप्ता को सस्पेंड किया, इसके अलावा थानेदार को सस्पेंड किया, कुल मिलाकर के सिपाही और एसपी समेत 11 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया। तो जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री को इस पूरे मामले में जो पूरी गड़बड़ी हुई है उसमें कहीं ना कहीं पुलिस का एक बड़ा रोल रहा है, जिसके चलते उन्होंने इतनी बड़ी कार्रवाई करी कि एक आईपीएस अफसर अपर्णा गुप्ता को सस्पेंड किया गया। जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री के पास जो रिपोर्ट पहुंच रही थी उसमें सबका जो क्रिया चरित्र है वो खुल करके सामने आ रहा था। वो सब नाम के लिए कोई आईपीएस था, नाम के लिए थानेदार था, लेकिन सबके काम कहीं ना कहीं गलत कारोबार में सबके सब संलिप्त थे। जिस तरीके से इस पूरे मामले में संजीत का अपहरण हुआ, पुलिस चौकी से सही कह रहे सुनील, साफ तौर पर गुमराह किया जा रहा है। जैसा कि आप चीजों को बता रहे हैं, मधुर भी इस वक्त हमारे साथ जो है पीड़ित के घर से जुड़े हुए हैं। मधुर, सुनील इस वक्त पांडू नदी पे है जहां पर वो साफ तौर पे बता रहे हैं कल से तलाश हो रही है, 3 टीमें लगी हुई हैं, लेकिन अभी तक डेड बॉडी का नहीं पता लग पा रहा है, एक तरफ बैग का नहीं पता लग पा रहा है, रकम का नहीं पता लग पा रहा है। क्या ये बर्रा थाना पुलिस जो है और जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्शन भी लिया है, सस्पेंड भी किया गया है, उसके बावजूद भी ये थाना सुधरने को तैयार नहीं है, गुमराह करने में लगे हुए हैं अधिकारी? मधुर जी, यदि पूरी बात कहीं कहीं इस मामले में अभी भी टाल मटोल चल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी जैसे हम लोगों ने क्षेत्रीय लोगों से बात की, परिवार की जो पहले बात की थी उनके रिश्तेदार थे, कहीं ना कहीं वो अभी ना संतुष्ट है इस पूरे खुलासे में। कहीं ना कहीं वो इनका साफ कहना है कि ये खुलासा फर्जी टाइप का किया गया, लोग पकड़े जरूर गए लेकिन इसका जो मेन आरोपी है लग रहा है वो नहीं पकड़ा गया। इसका मास्टरमाइंड किसी और को बताया जा रहा है, कोई राहुल यादव नाम का लड़के का नाम भी आ रहा है, कह रहे हैं उससे क्यों नहीं पूछताछ की गई। लेकिन कहीं ना कहीं मामले की ब्रेड बॉडी बात की है तो बात सही, हमारे सहयोगी सुनील जी ने भी आपको बताया कि बॉडी बहुत इतना देर नहीं था और बोरे में बॉडी भी फेंकी गई, तो कहीं ना कहीं 1, 2, 3 दिन बहुत ज्यादा 5 दिन में बॉडी ऊपर आ जाती है। लेकिन यहाँ 27 तारीख को बॉडी फेंकी गई और अभी तक बॉडी मिली नहीं है, जिसमें 3 टीमें लगी हुई है। बर्रा में एक टीम लगी है, एक टीम बिदनूम लगी है और एक टीम फतेहपुर का, तो ये मतलब गंगा जी में गिरते जाके यमुना जी में गिरती जाके, तो 3 टीमें लगी लेकिन अभी तक बॉडी नहीं मिल पाई। तो कहीं ना कहीं साफ साफ देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात की आ रही जो बैग इससे 30 लाख रुपए वो नहीं बरामद हुआ, मतलब हर एक वो चीज बरामद कर ली गई जो चीज हर एक वो चीज बरामद कर ली गई जिससे पुलिस को फायदा होने वाला था, लेकिन जिससे पुलिस को नुकसान होने वाला था वो चीज अभी तक बरामद नहीं हुई, जिसको लेकर हमारे इनपुट हेड भी हमारे साथ जुड़े हुए जानकारी दे रहे हैं, हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए। लेकिन सुनील इस बीच बहुत बड़ी बात जो है मधुर मोहन ने कही, मास्टरमाइंड का जिक्र किया। आपको याद होगा सुनील, आपने एक ऑडियो टेप भेजा था जिसमें वो आवाज बहुत भारी थी और जो ये लड़के पकड़े गए हैं वो आवाज इनसे मैच नहीं करती। सुनील, ऐसा लगता है कि इस पूरे खेल में एक मास्टरमाइंड भी है जो अभी तक सामने नहीं आया है या पुलिस उसे छुपाने की कोशिश कर रही है? बड़ी चीज है, सबसे बड़ी चीज इसमें यही अभी तक है कि मास्टरमाइंड वो जो भी है वो जाहिर सी बात तो पुलिस विभाग से जुड़ा हुआ है और वो मास्टरमाइंड इतना शातिर है कि उसको भले ही उसमें बहुत सारे तमाम सारे शातिर चालें चली हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो फंसता भी नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से पूरे ऑडियो को सुना गया उसमें तो वो जो फोन करने वाला व्यक्ति है, क्योंकि वो जो फोन कर रहा है तो वो कह रहा है कि थोड़ा आगे और बढ़ो, थोड़ा आगे और बढ़ो। चमन सिंह उसकी बात सुनते जा रहे हैं, हाँ, फिर बोल रहा थोड़ा आगे और बढ़ो, थोड़ा आगे और बढ़ो। ऐसे में साफ एक बात ये स्पष्ट हो जाती है कि जब उसको कोई बोलता है थोड़ा आगे और बढ़ो तो इसका मतलब वो व्यक्ति उसके पीछे खड़ा हुआ है, वो उसको पीछे से देख रहा है और उससे कह रहा है थोड़ा आगे और बढ़ो और बढ़ो। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति उसको सामने से देख रहा होता तो वो व्यक्ति उससे जरूर कहता कि थोड़ा आगे और आओ, थोड़ा आगे और आओ। इसमें एक चीज तो तमाम लोग इसकी ऑडियो को सुन रहे हैं, हर किसी
किसी के जहन में सिर्फ एक बात आ रही है कि जाहिर सी बात है वो जो आवाज है वो किसी न किसी पुलिसकर्मी की है, क्योंकि वो आवाज वो किसी भी जो लड़के पकड़े गए हैं वो सभी की उम्र बहुत ज्यादा 20 से 25 साल के बीच में है। और अगर बात करें जो ऐसा पुलिस की जो कहानी पुलिस ने गढ़ी कि वो वॉइस चेंजर का उसमें यूज किया गया, और अगर वॉइस चेंजर के जो तमाम सारे तकनीकी जानकार हैं उनसे अगर हमसे तो हमने बातचीत की तो तकनीकी जानकारों का साफ कहना है कि अगर वॉइस चेंजर ऐप में अगर इस तरीके का कोई प्रयोग किया जाता है तो उसको ऑनलाइन अगर किसी समय कॉलिंग के समय में वॉइस चेंजर ऐप इस तरीके के आवाज बदलने का काम नहीं करता है। उस वॉइस चेंजर को अगर कोई बात करने के बाद उसको रिकॉर्डिंग होने के बाद उसमें तब उस वॉइस चेंजर को जो तकनीकी चीजें हैं उसको ऐड किया जा सकता है, तब उसको वॉइस चेंज किया जा सकता है। लेकिन इस वॉइस चेंजर ऐप में इस तरीके से अधिकारी ये दावा कर रहे हैं कि उन लड़कों ने इतनी बड़ी भारी आवाज बना करके बोली। सीधी सी बात है, अगर उन लड़कों ने इतनी भारी आवाज बना करके बोली तो अभी तक उन लड़कों की आवाज से इसकी आवाज मैच क्यों नहीं कराई गई। और अगर पुलिस का हम दावा सच मान भी ले, अगर पुलिस के दावे को हम पूरी तरीके से सच मान ले कि ज्ञानेंद्र इस पूरे मामले में मास्टरमाइंड है और ज्ञानेंद्र ने ही फिरौती मांगी थी और जो उसके दूसरे साथी उसने फोन करके फिरौती मांगी थी, तो हम इस पूरी अगर ऑडियो पे बहुत गहनता से विचार करें तो इसमें एक चीज स्पष्ट हो जाती है कि जो फोन करके चमन सिंह से बात कर रहा है उसके बगल में बैठा हुआ कोई बात कर रहा है और उसके बगल में एक और कोई है जिसे कोई डायरेक्शन दे रहा है। तो इन तीन आदमी उस पूरे एक मामले पर लगे हुए हैं और सबकी आवाज एक तरीके से कहीं ना कहीं सबकी आवाज पुलिस कर्मियों से मिलती जुलती नजर आ रही है। अभी जब हमने जा करके उज्जैनी हाईवे पर देखा वहां पर तो वहां की जो स्थितियां देखने में आई, जैसा आईपीएस अपर्णा गुप्ता दावा कर रही थी कि वहां पर इतनी ऊंचाई से बैग को फेंका गया और बैग को फेंकने के बाद क्योंकि काफी बड़ा एरिया था, 2 किलोमीटर तक हम घूम के आएंगे तब नीचे वहां पहुंच पाते। बड़ी चीज ये है कि इस पूरे मामले में अकेले बर्रा इंस्पेक्टर को ही क्यों इन्वॉल्व किया गया, और फिर बर्रा इंस्पेक्टर जब इतनी बड़ी घटना में फिरौती देने जा रहे थे तो आखिर वो मौके पर क्यों नहीं गए। फिर जो उनका एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें कह रहे हैं चमन सिंह कहाँ हो, चमन सिंह वापस आ जाओ, और सिपाही से बात कर रहे हैं अनिल कहाँ हो, तुम सब लोग वापस आ जाओ। बड़ी चीज ये है कि फिरौती वाली जगह पर आखिर क्यों नहीं गए। अगर वो अब कल की जो लड़कों की बात मान ले तो लड़कों का कहना था कि हमने फिरौती की रकम नहीं उठाई। ऐसे में अपर्णा गुप्ता जो कह रही थी कि हमने वहां पर वो एरिया 2 किलोमीटर दूर था जहां पर वहां पहुंचा सकता था, जब पहले से वहां से ये भी एक तरफ कहा जा रहा है कि वहां पर पहले से सिपाहियों को झाड़ियों में छुपा दिया गया था। और लेकिन जो हमने वहां पर जाकर मौका मुआयना किया जिस जगह से ये बैग फेंका गया उस जगह से 10 कदम की दूरी पर एक रास्ता नीचे की ओर जाता दिखाई पड़ रहा है जो रेलवे लाइन के नीचे तक जाता है। वहां से लोगों का आवागमन बखूबी करते हुए नजर आए वहां पे। ऐसे में आईपीएस अपर्णा गुप्ता का ये बयान कहीं ना कहीं और संशय पैदा करता है कि एक आईपीएस अफसर आखिर सही कह रहे सुनील, कई थ्योरी इस पूरे मामले पे काम कर रही है, लेकिन जो आपने ऑडियो की बात करी मैं चाहूंगा मधुर से भी उस चीज को सवाल है। मधुर, क्या जो ऑडियो हमने सुना था जो सामने आया था क्योंकि अब जो है साफ तौर पर अपराधी पुलिस के शिकंजे में है, तो क्या इनकी वॉइस टेस्टिंग की कराई गई है? क्या ऑडियो जो था वो इन्हीं चारों में से किसी एक का था या किसी और दूसरे का ऑडियो था जिस तक पुलिस नहीं पहुंच पा रही है, या जिसको हम मास्टरमाइंड कह रहे हैं, जिसे छिपाने की कोशिश की जा रही है? आप बता दें पूरी की जांच अब होगी, पूरी चार्ज लखनऊ एडीजी को दे दी गई है, वो पूरी इस मामले में जांच करेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं ये 30 लाख रुपए न बरामद होना जो ऑडियो आ रहे हैं ऑडियो की ये सब जांच अब की जाएगी, लखनऊ द्वारा की जाएगी क्योंकि घर वालों ने मांग की है कि मेरे जो भाई की हत्या की गई है रुचि ने जैसा बोला है इसकी संसद से जांच करवाई जाए क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी इस मामले के लिए कहीं ना कहीं तालमेल के झोल है क्योंकि कहीं ना कहीं जो पुलिस जो है बर्रा इंस्पेक्टर उनको कहीं ना कहीं बचाने में हर आदमी है क्योंकि एक आईडी जो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने बोला है कि आप अनिल सिपाही से कि वापस आ जाओ। अभी तक ये था कि एसपी साउथ सीईओ और बर्रा इंस्पेक्टर सब लोग मौके गए थे, फिरौती दी गई थी, लेकिन आईडी वाली बात कहीं कहीं साफ हो गया था कि सिर्फ खाना पूर्ति की गई थी, सिर्फ सिपाही भेजे गए थे और कुछ नहीं भेजा गया था। अब पूरी जांच जो होगी वो लखनऊ एडीजी द्वारा होगी। जी तो फिलहाल इस पूरे मामले पर जांच की बात कही जा रही है, लेकिन जांच किस तरह से हो रही है वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ऑडियो सामने आता है और दूसरी तरफ अब तो जो अपहरणकर्ता है वो भी पकड़ लिए गए हैं, लेकिन क्या अपहरणकर्ता का और जो ऑडियो हमने सुनाया था क्या आपको लगता है कि वो आवाज एक है? वो आवाज अलग है, भारी भरकम आवाज है ऑडियो में, और जो पकड़े गए हैं उनकी उम्रें आप देख रहे हैं वो कहीं से मैच नहीं करती है।
पुलिस ऐसा लग रहा है कि थ्योरी पे थ्योरी गढ़ती जा रही है और उस थ्योरी में अपने आप को खुद ब खुद फंसाती जा रही है। और अब पुलिस ने इतना कुछ फंसा लिया अपने आप को कि लग रहा है कि पुलिस ही अब निकल नहीं पा रही है, और यही वजह है कि उस पर अब कार्रवाई हो रही है। सुनील, क्या कहेंगे? देखिए, सीधी सी बात है, जो एक आईपीएस अफसर की तमाम बयानों के बाद में 2 किलोमीटर दूर तक वहां रास्ता नहीं था, वहां पे लेकिन रास्ता भी नीचे मिल रहा है। कहा जा रहा था कि जो अपहर्ता जो उन्होंने ये पूरी घटना को अंजाम दिया, उन्होंने जिस तरीके से पूरी बात कही कि हमने देखा कि थोड़ी दूर पर पुलिस है, तो वो भाग करके वापस भाग गया वहां से। तो उसके बाद बैग चूंकि नीचे फेंक दिया गया था। ऐसे में चूंकि वहां पर पुलिसकर्मी मौजूद थे, तो सीधी सी एक बात आ रही है कि पुलिस अब बैग छुपा रही है। वहां पर वो अपहर्ता बिना बैग लिए भाग गए थे, तो जो पुलिसकर्मी वहां नीचे छुपे हुए थे, वो कहा जा रहा है कि इस सेक्टर के खास आदमी थे, वो अगर पुलिसकर्मी वहां पर गए तो उन्होंने बैग को उठा लिया और दूसरा बैग वहां पर रख दिया। अब सीधी सी बात, अब जो पुलिस पूरे बैग को छुपा रही है, सीधी सी बात, एक चीज आरोप लगना जो परिवार वाले लगाना उनका आज लाजमी भी है कि उस बैग को जायज बदल दिया गया। और यही कारण है कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में पुलिस जितने भी उस मामले में घटना से प्रयुक्त चीजें होती हैं उन सबको सामने लाती है। पुलिस इस पूरी घटना में जो कहा जा रहा था कार को प्रयोग किया गया, कार को पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेकर के नहीं पहुंची। इसके बाद पुलिस का ये दावा था कि वो लड़के उस घटना में उन्होंने जिस बैग को प्रयोग किया उस बैग को पुलिस सामने लेकर के नहीं आई। वहां पर जिन जिन लोगों के जो मोबाइल कहा गया था उस बैग में मोबाइल रखा गया, वो मोबाइल भी अभी तक का सामने नहीं आया। वो मोबाइल नंबर, उसमें नंबर आखिर से किसका था वो नंबर भी सामने नहीं आया। सीधी सी बात है, तमाम सारे झोला जिस तरीके से वहां पर एक चीज सुनील, लेकिन इस बीच मेरा सवाल एक ये भी आपसे है, आपने रतनलाल नगर से पांडु नदी तक का सफर किया, आपको क्या लगता है अगर कोई शख्स डेड बॉडी लेकर अर्पण करता आता है तो किस तरह की चेकिंग देखने को मिली आपको? कहां पे पुलिस आपको नजर आई? क्योंकि लॉकडाउन का दौर चल रहा है, हम देख रहे हैं हर जगह आम आदमी की चेकिंग हो रही है, तो क्या आपने देखा वहां पे? देखिए, ना कोई चेकिंग वाली सामने बात आई, ना कहीं कोई गाड़ी रोकी जा रही है। बड़ी चीज ये है कि उस रात भी जो वहां पर अभी बातचीत की गई, कौन कौन सी वहां पर तमाम सारे सड़कों पर तमाम गाड़ियां वहां पर चेकिंग के नाम पर सब खड़े हुए थे। लेकिन एक चीज बड़ी सामने ये स्पष्ट होकर के आ रही है कि घटना जो अपहरण हुआ वो बर्रा क्षेत्र से हुआ, फिरौती दी गई वो बर्रा क्षेत्र में दी जानी थी, लेकिन वो बढ़ करके थोड़ी सी 10 कदम की दूरी के कारण वो पनकी थाना क्षेत्र हो गई। जो डेड बॉडी फेंकी गई वो बर्रा क्षेत्र में फेंकी गई, इसको अपहरणा भी अपने ही क्षेत्र में रखे रहे। इसको लेकर बड़ी तमाम सारे एक सवाल पैदा हो रहे हैं कि आखिर सब कुछ बर्रा में ही होता रहा, तो बर्रा पुलिस आखिर क्यों सोती रही? तो एक इस तरीके की घटना में आखिर बर्रा पुलिस ने दूसरे थानों को इन्वॉल्व क्यों नहीं किया? इसको लेकर के आईपीएस की कार्यशैली पर इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर आईपीएस ने इतनी लापरवाही क्यों बरती? जब उनको पता था इस तरीके की घटना हो गई है, उनको सीधी सी बात बड़े से अधिकारियों को संपर्क करना चाहिए था, कई थानों को फोर्स लगाना चाहिए था। अधिकारियों का दावा था कि एसटीएफ को लगा दिया गया, लेकिन कहीं एसटीएफ नजर नहीं आई, कहीं क्राइम ब्रांच नजर नहीं आई। अगर जबकि अब ये पूरा मामला मीडिया में केली ने उठाया तो लखनऊ से भी क्राइम ब्रांच आ गई, पूरे कानपुर की क्राइम ब्रांच लग गई और सब कुछ लगी रही और फिरौती दी जा चुकी थी। उसके बाद क्राइम ब्रांच लगी रही, मिला किसी कुछ नहीं। अंत में वो लड़के पकड़े गए, लड़के कह रहे उन्होंने फिरौती की रकम नहीं ली। सुनील, मैं आपके पास आऊंगा। जो बात आपने कही और जो बात को कल से हम लगातार कह रहे हैं, उस ऑडियो टेप को हम निकाल के लाए हैं दर्शकों के लिए, और उस ऑडियो टेप को हम आपको सुनाएंगे और आप खुद सुनिएगा, और उसके बाद हम आपको अपहरणकर्ताओं के तस्वीरें भी दिखाएंगे और आप समझने की कोशिश करिएगा क्या ये आवाज और ये अपहरणकर्ता, क्या ये दोनों मैच कर रहे हैं? आप खुद समझिएगा बखूबी। सुनील और मधुर, आप बने रहिए, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे इस पूरे मामले पर। और फिलहाल इस वक्त आप ऑडियो टेप को सुनिए। ऊपर खड़े हैं बिल्कुल। और थोड़ा आगे बढ़ो। कहाँ? हेलो, कहाँ बढ़े? थोड़ा और आगे बढ़ो, उसी पुल पे थोड़ा और आगे बढ़ो। हैं? थोड़ा सा और आगे बढ़ो उसी पुल पे। इसी पुल पे थोड़ा आगे? हाँ, थोड़ा और आगे आओ। नहीं, इसी पुल पे कि जाप खड़े हो? इसी पुल पे ही रहना, तुम उतर के गाड़ी से उतर जाओ। गाड़ी से उतर गए, अब आगे बढ़ो, पैदल बढ़ो। पैदल हम बढ़ गए।
और आगे आओ, हाँ बढ़ी रहे, और आगे आओ, बढ़ी रहे, बढ़ी रहे, बढ़ते जाओ, हाँ बढ़ी रहे, चले जाओ, सीधा बढ़ते जाओ, हाँ बढ़ी रहे, और चलते जाओ, हाँ बोलो, और चलते जाओ, बोल रहे, और हाँ बोलो, और चलो, चल रहे, और आगे आओ, हाँ देख रहे हो हम किनारे किनारे चल रहे हैं, हाँ तेज जाओ, तेज, हाँ चल रहे, और आगे आओ। हाँ तुम्हारे साथ में एक और कौन है? कौन? हमारे साथ में कोई हमारे नहीं, हमारे साथ में कोई नहीं, कोई मोटरसाइकिल से पीछे आ रहा है। अरे तुम्हारे साथ में कई लोग हैं। अरे फिर वही बात कर रहे हो, आप जल्दी बताओ। बिल्कुल, और आगे बढ़, हाँ और आगे बढ़, और आगे बढ़, जल्दी बोलो, और आगे बढ़, हाँ और आगे बढ़, खड़े हो जाओ, इनपे ले खड़े, खड़ा हो गया। हाँ अब मेरी वजह से हम खड़े हो जाओ, 2 मिनट रुक कर हाँ? अरे तो हाँ, तेरा लड़का भी पहुंचा रहे हैं, ठीक है, वहीं पे खड़े रहे। अब वहीं से तू इधर हाँ? लग जा, 1 मिनट लाइन पे रहो, क्या करें? लाइन पे रहो 1 मिनट। कौन लगे? अरे हाँ, उसका बाप आ गया। हाँ? 1 मिनट लाइन पे बात हो रही है। हेलो, चुप, 1 मिनट लाइन पे रहो। हाँ तो ले लो, इसका पर्स मोबाइल। हेलो, 1 मिनट लाइन पे बात हो रही है तेरे बेटे छोड़ने के लिए। हेलो, हेलो, सुनो, हाँ सुनो, जहाँ पे खड़े हो तुम, हाँ ये कोने पे खड़े हैं, बिल्कुल कोने पे। खड़े हो, ट्रक आ रहा तुम्हारे पास है? हाँ ट्रक है, चला गया ट्रक? हाँ ट्रक निकल गया। अच्छा, दिखा दे। तो आपने ये ऑडियो सुना, ये ऑडियो उस वक्त का है जब फिरौती की रकम दी जा रही थी, फ्लाईओवर से बैग को फेंका जा रहा था, ये अपहरणकर्ता और पिता के बीच बात चल रही थी। पुलिस आसपास वहां पे थी जो कहती है कि हम नजर बनाए हुए थे। आप सोचिए ये पुलिस कैसे नजर बनाए हुई थी कि ये बैग लेकर फिरौती का ये अपहरणकर्ता आसानी से ले जाते हैं और पुलिस नहीं पहुंच पाती है। ये ऑडियो सुनाने का मकसद हमारा यही था, जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि ऑडियो में जो आवाज है आप देखिए कितनी भारी है। एक प्रोफेशनल तरीके से ये ऑडियो में कोई बात कर रहा है और ऐसा लग रहा है कि पुलिस महकमे से ही कोई ऐसा शख्स है जो ऑडियो में बात कर रहा है, जो पैसे की डील कर रहा है, जो सब कुछ बता रहा है और वो सब कुछ अपनी निगाहों से देख रहा है। जैसा कि आपने देखा जब उसने कहा कि आगे आओ, तुम्हारे साथ और लोग भी आए हैं, यानी कि वो उस समय जो है संजीत के पिता को निगाहों से देख भी रहा था, वो पुलिस महकमे को भी देख रहा था और ऐसा लग रहा है कि पुलिस महकमे से जुड़ा ही वो शख्स था। जिस तरह की वो आवाज है साफ तौर पे हमने आपको थोड़ी देर पहले सुनाई। और एक तरफ पुलिस ने अपराधियों की, अपहरणकर्ताओं की जो बरामदगी की है वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। आपको लगता है कि उनकी आवाज और उनका अंदाज इन लोगों से मैच करता है, इन लोगों से मिलता है? इसी को लेकर हम लगातार सवाल उठा रहे हैं। फिरौती कांड का ऑडियो सुनाने का ही मकसद यह था, क्योंकि जो बर्रा थाना पुलिस पे लगातार आरोप लग रहे हैं, बैग का ना मिलना, 30 लाख रुपए का ना अभी तक पता लग पाना, पांडू नदी पे सुनील खड़े हुए हैं जहां पर अभी तक लाश के डेड बॉडी का पता नहीं लग पाया है, मधुर मोहन जो है वो पीड़ित के घर पे खड़े हुए हैं जहां पर वो साफ तौर पर जिक्र कर रहे हैं कि बर्रा थाना किस तरह से काम करता है, किस तरह से थानों से लोगों को भगा दिया जाता है जब वो मामला दर्ज कराने के लिए वहां पे पहुंचते हैं। तो ये स्थिति है। सुनील, ऑडियो हमने सुनवाया जहां पर साफ तौर पे समझ में आ रहा है, जिस तरह से आप बात कह रहे थे कि कोई मैच नहीं है, लेकिन इस तरफ किसी का ध्यान भी ऐसा लग रहा नहीं जा रहा, किसी का ध्यान नहीं जा रहा। सुनील, मैं आपके पास आऊंगा। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त कुछ कह रहे हैं, सीधे आपको लेके चलते हैं।